ऑडियो 1। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। संस्कारवान माता पिता बच्चों के चरित्र की नींव बाल्यावस्था में ही डालते हैं, जबकि दिग्भ्रांत कर आचरणहीन बनाने में भी प्रमुख हाथ उन्हीं का रहता है। उनके निर्माण में सबसे बड़ा हाथ अभिभावकों का है। बच्चों के स्थूल शरीर तथा संस्कार उन्हीं से पूर्ण रूपेण प्रभावित रहते हैं। बच्चे न तो जन्मजात महापुरुष होते हैं, न असफल व्यक्तित्व। ये दोनों ही परिस्थितियां बाल्यावस्था की नींव के आधार पर विकसित होती हैं, जो परिवार की छत्रछाया में सजती संवरती हैं। बच्चों में नया उत्साह रहता है, इसे चाहे जिस दिशा में नियोजित किया जा सकता है। एक पक्ष सृजनात्मक है तो दूसरा ध्वंसात्मक। वर्तमान समाज के निर्माण में उनसे नई आशाएं की जा सकती हैं, तो इसके विपरीत इनकी वृद्धि करने की परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। यह उनकी दिशा निर्देशन पर आधारित है। रचनात्मक दिशा के अभाव में यह शक्ति भटक कर निरर्थक ही व्यय हो जाती है। अभिभावकों द्वारा घर की पाठशाला में इसके सदुपयोग हेतु प्रयास किया जा सकता है, जो आज आवश्यक है। नवयुवकों में बढ़ी हुई उच्छृंखलता, उद्दंडता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं बुराइयों के उत्पन्न होने का मूल कारण अन्यत्र नहीं, उनके अभिभावकों में है। यह उनकी संतान के प्रति गैर जिम्मेदारी का ही प्रतिमान है। संतान की अनैतिकता, उद्दंडता का रोना रोने वाले अभिभावकों की कमी नहीं है। वे इसका दोष सामाजिक वातावरण पर मढ़कर स्वयं पाक साफ बचना चाहते हैं, किंतु समाज का यह दूषित वातावरण कहाँ से आ टपका। आखिर जो इसे दोषी ठहराते हैं, उनका भी तो सहयोग इसमें अभिन्न रूप से जुड़ा है। सभी अभिभावक इस ओर ध्यान दें और स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए अपनी संतान को सही दिशा देने लगें, तो आज की निंद्य प्रतिकूल अवस्थाएं स्वयमेव ही अनुकूल बन जाएंगी। बाल सुलभ चपलता के कारण बच्चे तो स्वतंत्रता पसंद करते हैं। अभिभावकों की ओर से उन्हें आजादी दिया जाना उतना आवश्यक नहीं, जितना उनके भविष्य के प्रति सतर्क रहना। इस दिशा में उदासीनता का दुष्परिणाम स्वयं बच्चों के अभिभावकों को भी भुगतना पड़ता है। अतः आजादी के साथ उनकी दिनचर्या के प्रत्येक क्रियाकलाप का निरीक्षण, उनमें आवश्यक सलाह, उनकी सूझबूझ को प्रोत्साहन देते रहना तथा अपनी रुचि रखना उनके निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। बाल अनुशासन के नाम पर मात्र कुछ नियमों का बना देना तथा उन पर कर्तव्यों का भार लाद देना ही पर्याप्त नहीं। हमेशा ही निषेधात्मक प्रक्रिया अपनाते रहने से उनमें मानसिक कुंठा बन जाती है। समय समय पर अच्छे कार्य किए जाने पर प्रशंसा तथा पुरस्कार आदि देना इस दिशा में प्रोत्साहन के लिए जरूरी है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति सहज होती है। उनको उपदेश से नहीं, अपने व्यवहार से ही शिक्षा दी जा सकती है। विकृत व्यवहारों का प्रशिक्षण भी वे अपने अभिभावकों से सीख लेते हैं। अतः उनके उचित अनुचित निर्माण में माता पिता का पूर्ण उत्तरदायित्व है। बहुत से माँ बाप बच्चे को पैदा करके उनके खिलाने पिलाने तथा पढ़ने भेज देने में ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं। खिलाना पिलाना तथा बच्चों का संरक्षण तो पशु भी करते हैं। मानवता इससे ऊंची है। वह सुसंस्कारों में निहित है। यह अधिकतर उपेक्षित रहती है। कुसंस्कारी संतान से नहीं, सुसंस्कारी से माता पिता का गौरव बढ़ता है, उनके सम्मान में वृद्धि होती है। इसके लिए प्रारंभ से ही उन्हें सजग रहना चाहिए और अपने निश्चित दायित्वों का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए माता पिता जितने प्रयत्नशील रहते हैं, उतना ही उन्हें उसके चारित्रिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। बड़े होने पर जिन गुणों और अवगुणों को हम खिले फूल के समान देखते हैं, उनका बीजारोपण बचपन में ही होता है। चरित्र पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। माता पिता के रूप, गुण और स्वभाव को बच्चा जन्म से ही लेकर उत्पन्न होता है। यह दूसरी बात है कि अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण के कारण वे अधिक विकसित हों या मुरझा जाएं। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि चरित्र की बुनियाद ऐसी मजबूत और सुंदर डाली जाए कि आगे जाकर उसका उपयुक्त विकास हो सके। बचपन से ही इस पर समुचित ध्यान न देने का कुपरिणाम यह होता है कि बच्चों में अनेक दुर्गुणों का समावेश हो जाता है। माता पिता की अधिक लापरवाही, भूल और अधिक लाड़ प्यार या कठोरता से भी छोटा बच्चा जिद्दी, भोंदू, चिड़चिड़ा, स्वार्थी, डरपोक तथा क्रोधी बन जाता है।
पिता क्रोधित होकर बच्चे को बिगाड़ने का सारा दोष माता पर मढ़ने लगता है और माता अपने को निर्दोष साबित करके पिता पर सारा दोष लगाती है। ऑडियो 2। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चे कारखाने के पुर्जे नहीं हैं, इसलिए एक विशेष नमूने के अनुसार उनके चरित्र को ढालने की बात सोचना उपयुक्त नहीं। साथ ही गुण कर्म स्वभाव में बच्चा एक दूसरे से मिलता नहीं है, इसलिए माँ बाप को चाहिए कि उसकी विशेषताओं का अध्ययन करके इस बात की चेष्टा करें कि उन्हीं के आधार पर अपने चरित्र को इस तरह ढालें कि वह अपने घर में, समाज में एक उपयोगी व्यक्ति प्रमाणित हो सके। उपयोगी आदर्श नागरिक एवं परिजन बनने के लिए दया, विनम्रता, निस्वार्थता, सहनशीलता, धीरता, दूसरे के अधिकारों के प्रति सम्मान और सहानुभूति की भावना आदि गुण आवश्यक हैं। उन सद्गुणों का बालकों में आरोपण करने का उत्तरदायित्व अभिभावकों पर ही होता है। जिस घर में माता पिता में परस्पर प्रेम और सहयोग है, अन्य बच्चे तथा परिजन आपस में सहयोग और मेल से रहते हैं। जिस घर में व्यवस्था और शांति है, वहां बच्चे के चरित्र का विकास सहज रूप से होता है। परंतु जिस घर पर अनियमित दिनचर्या चलती है एवं स्थिति डामाडोल रहती है, वहां बच्चों के चरित्र का विकास अधूरा रह जाना स्वाभाविक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे समाज में ही रहना होता है। वह घर और समाज में ठीक से निभ सके, सबके सहयोग से जीवन को सुखी बनाए, आसपास भी प्रसन्नता बिखेरे, इसी में उसके जीवन की सफलता है। इसी ध्येय की प्राप्ति की दृष्टि से अभिभावकों एवं अध्यापकों को मिलकर बच्चे का चरित्र निर्माण करना होगा। उसमें निम्नलिखित गुण पैदा करने का प्रयास बचपन से ही किया जाना चाहिए। पहला, सदा प्रसन्न रहना। प्रसन्न बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, जबकि चिड़चिड़े बच्चे हमेशा रोगी ही दिखते हैं। जहां माता पिता बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, वहां वे इस बात की भी चेष्टा करें और साधन जुटाएं कि बच्चे के आसपास का वातावरण प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। उसको हंसाएं, खिलाएं तथा सिखाएं कि किस प्रकार प्रसन्न रहा जाता है। दूसरा, साहस। प्रायः माताएं बच्चों को रोने, जिद करने, अपनी बात मनवाने आदि के समय काल्पनिक हवा, जूजू, भूत प्रेत, कुत्ता बिल्ली, सिपाही आदि से डराती हैं। मन पर भय का आतंक बन जाने से वह सदा के लिए डरपोक बन जाता है। साहस का उसमें अभाव हो जाता है। ऐसे बच्चों से भला समाज के आदर्श नागरिक बनने की कल्पना कैसे की जा सकती है। तीसरा, निस्वार्थता। बच्चे को स्वार्थी और मतलबी बनने की सीख नहीं देनी चाहिए। इससे वह अपने बहन भाइयों से और बड़े होकर माँ बाप से भी चालाकी करने लगता है। संकीर्ण स्वार्थपरता मनुष्य को हेय स्तर का बनाती है। परिवार में विघटन का प्रमुख कारण उसके सदस्यों की बढ़ी हुई स्वार्थपरता ही होती है। इसके लिए वह ज्यों-ज्यों बड़ा हो, उसे अपने संगी साथियों और अड़ोस पड़ोस के संग मिलकर अपने खिलौनों से खेलना सिखाया जाए। उसके हाथ से अन्य बहन भाइयों और साथियों को मिठाई, प्रसाद या उपहार बंटवाया जाए। सुख दुख में एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी जाए। इन सब से उसमें निस्वार्थता का विकास सुगमता से किया जा सकता है। चौथा, दया और सहानुभूति। कई बच्चों को लंगड़े, लूले व जानवरों या मोहताज भिखमंगों को परेशान करने में आनंद आता है। किसी पगली या अंधी बुढ़िया को सब मिलकर परेशान करते हैं। बच्चों की ऐसी वृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी पर दया करना अथवा किसी असहाय की मदद करना उन्हें सिखाया जाए। दया और परोपकार की वृत्ति को कहानियों आदि के माध्यम से बच्चों में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। पांचवा, उत्साह और दिलचस्पी। बालक अपनी दिनचर्या, खेलकूद, कपड़े, खिलौने, खान पान आदि में दिलचस्पी ले। इसके लिए प्रत्येक कार्य को मनोरंजक और आकर्षक बनाया जाए, अन्यथा बच्चों में सुस्ती आने लगती है। उनमें प्राकृतिक सजीवता व जिंदा दिली नहीं रह जाती। वे निराशावादी होकर प्रत्येक कार्य को अनुत्साहपूर्ण ढंग से करने लगते हैं। आगे चलकर थोड़ी सी भी असफलता उनके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोधक बन जाती है। उनमें खिलाड़ी स्पिरिट जागृत करनी चाहिए। छठवां, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता। योग्यता होते हुए भी
आत्मविश्वास के अभाव में बच्चा प्रयत्न नहीं करता। अपने साथियों में वह झेंपू, चिपकू और पिछड़ा हुआ रहता है। बच्चा जितना अधिक आत्मनिर्भर होगा, उसका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। अतः बच्चे में स्वावलंबन वृत्ति को विकसित करके उसे आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाने का प्रयास किया जाए। 7वां, नेतृत्व गुण का विकास। बच्चे में इस गुण के विकसित हो जाने से उसका झेंपू और दब्बूपन दूर हो जाता है। बच्चे को दंभी तो न बनने दिया जाए, पर उसके आत्मसम्मान को आघात न पहुंचाया जाए। उन्हें अपनी योग्यता के प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर समय किसी का पिछलग्गू बनने से बच्चे का व्यक्तित्व छिप जाता है और तरक्की रुक जाती है। 8वां, सद्गुणों का विकास। बच्चे में सद्गुणों का विकास हो, वे चरित्रवान बने, इसके लिए घर के वातावरण, बड़ों के उदाहरण तथा बच्चों की संगति, इन तीनों को विशेष महत्व देना होगा, क्योंकि ये ही चरित्र विकास की आधारशिला है। बच्चे को कड़े नियमों से जकड़ने के बदले प्रेम से अनुशासन सिखाना अधिक कल्याणकारी है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता, व्यवस्था प्रियता, समय पर काम करना आदि बातें भी बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। ऑडियो 3, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। प्रायः माता पिता बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर सजग रहते हैं, किंतु उसके मानसिक स्वास्थ्य को परखने की चेष्टा नहीं करते। जिस प्रकार शारीरिक बल शारीरिक स्वास्थ्य की भित्ति पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार चरित्र की आधारशिला मानसिक स्वास्थ्य है। वह जितना मजबूत होगा, बच्चे का चरित्र भी उतना ही दृढ़ होगा और उसमें सद्गुणों का सुंदर विकास होगा। सद्गुणों का अभिवर्धन ही उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ने का श्रेष्ठ चरित्र निर्माण का संबल होता है। बच्चे में इनका समावेश किया जाना यदि संभव हो सके तो उनका भविष्य उज्जवल समझा जा सकता है। पुस्तकीय ही नहीं, अनुभवीय ज्ञान भी दीजिए। बालक की पुस्तकीय शिक्षा को ही हम संपूर्ण शिक्षा मान बैठते हैं। बच्चा स्कूल जाता है और घर पर थोड़ा बहुत निर्देश के अनुसार पढ़ लेता है तो समझ लिया जाता है कि बालक की शिक्षा हो रही है, किंतु पुस्तकीय शिक्षा का वृत्त बहुत छोटा होता है। इस शिक्षा से बालक का जो मानसिक एवं व्यावहारिक विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता। वैसे पुस्तकीय शिक्षा से मानसिक विकास तो हो जाता है, लेकिन उसमें व्यावहारिक उपयोग की कला उसे समझ में नहीं आती है। ऐसा लगता है उसके पास पुस्तक का ज्ञान सब कुछ है, पर आसपास के ज्ञान से वह अनभिज्ञ है। अस्तु, व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए परिवारों में प्रयत्न किए जाने चाहिए। वैसे व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं। उन पाठ्येतर गतिविधियों के द्वारा बालक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता रहता है। खेलकूद, सांस्कृतिक, साहित्यिक, पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण संबंधी अनेक गतिविधियां बालकों में व्यावहारिक कौशल लाती हैं, पर स्कूल में जो बात पुस्तकीय शिक्षा के लिए लागू होती है वह व्यावहारिक ज्ञान के लिए भी लागू होगी। विद्यालय के अध्यापक छात्रों के प्रति व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कारण अनेक झिझक वाले छात्र इन गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। ऐसे बच्चे व्यावहारिक धरातल पर शून्य बने रहते हैं, चाहे वे पुस्तकीय ज्ञान में कितने ही कुशाग्र क्यों न हो। ज्यों-ज्यों शिशु बढ़ता जाता है, उसे भी बड़ों की भांति साथियों की तलाश रहती है। बालक के प्रथम साथी बनते हैं खिलौने। यूं अधिकांशतः माता पिता खिलौने को मनोरंजन का साधन मात्र कहकर उनके चयन में उपेक्षा बरतते हैं तथा उन पर तनिक भी धन व्यय करना अनावश्यक भार मात्र ही समझते हैं, परंतु यह वृत्ति उचित नहीं है। खिलौने के माध्यम से बच्चों को सरलता से जीवनोपयोगी वस्तुओं का ज्ञान कराया जा सकता है तथा उसकी रुचि रुझान को एक निश्चित दिशा में मोड़ा जा सकता है। अमेरिका आदि प्रगतिशील देशों में अभिभावक छोटे छोटे बालकों को खिलौने के माध्यम से विविध वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करा देते हैं तथा अनेक जीवनोपयोगी वस्तुओं का परिचय कराते हैं। परिणामतः बालक अल्पायु में ही व्यावहारिकता में पारंगत बन जाते हैं। थोड़ा बड़ा होने पर बच्चे अपने हमउम्र बालकों के साथ खेलने में रुचि लेने लगते हैं तथा खिलौनों के प्रति उनका आकर्षण कम हो जाता है। वस्तुतः यह देखा जाए तो बालक के सामाजिक विकास में समवयस्क साथियों का अत्यंत महत्वपूर्ण हाथ रहता है। उनके साथ जहां वह विभिन्न खेल सीखता है,
वहाँ दूसरी ओर बहुत सारी सामान्य जानकारियां भी प्राप्त करता है। मित्रों से वह खुलकर विविध विषयों पर वार्तालाप करता है तथा उनके दृष्टिकोण से परिचित होता है। साथियों के बीच में रहते हुए बालक में उदारता तथा मिलजुल कर कार्य करने की वृत्ति भी आती है। बालक जैसे साथियों में रहता है वैसा प्रभाव उस पर पड़ता है। माता पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे बालक के लिए उचित साथियों का चुनाव करें। अभिभावकों को चाहिए कि वे न केवल अपने बालक को ही अपितु बालक के मित्रों को, पड़ोसी बच्चों को भी शिष्टाचार सिखाएं तथा उनकी रुचियों को परिष्कृत करें। आज के बालक ही कल राष्ट्र के कर्णधार बनेंगे। अतएव उन्हें सन्मार्गगामी, सद्गुणी, सचरित्रवान बनाना राष्ट्र की महती सेवा है। मानसिक भोग का भी ध्यान रखें। पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में इस बात का सर्वेक्षण किया गया कि भारत में प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त और क्या तथा कितना पढ़ते हैं। पता चला है कि प्रत्येक प्राथमिक छात्र साल भर में मुश्किल से एक किताब पाठ्यक्रम से बाहर की पढ़ता है, वह भी संयोगवश जो मिल गई वही। जबकि विकसित देशों में बच्चों की स्पष्ट रुचियां विकसित की जाती हैं और प्राथमिक कक्षाओं का प्रत्येक बच्चा 6-7 पाठ्यक्रमेत्तर पुस्तकें प्रतिवर्ष पढ़ता है। वहाँ 5 से 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए अत्यंत आकर्षक पुस्तकें तैयार की जाती हैं और बाल साहित्य तैयार करने वालों के प्रशिक्षण की भी वहाँ उत्तम व्यवस्थाएं रहती हैं। भारत में बाल साहित्य बहुत कम रचा जाता है, उसमें भी अच्छे स्तर का तो बहुत ही थोड़ा होता है। अधिकांश विदेशी साहित्य की भौणी और भद्दी नकल होती है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति जब बचपन से ही डाली जाती है तभी वह स्वभाव का अंग बनती है। इसीलिए इस दिशा में प्रारंभ से ही ध्यान दिया जाना जरूरी है। जिस प्रकार पौष्टिक भोजन के अभाव में शरीर कृश हो जाता है, उसी प्रकार उत्तम पुस्तक रूपी पौष्टिक आहार न मिलने से मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता। ऑडियो 4 बच्चों को अच्छे संस्कार दें। पुस्तकें मनुष्य की न केवल मानसिक शक्तियों को विकसित करती हैं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, दुख सुख में मित्र सा साथी व मार्गदर्शक बनती हैं। पुस्तकों के सहारे ही व्यक्ति घर बैठे संसार में होने वाले क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर सकता है, देश विदेश की साहित्यिक कृतियों का रसास्वादन कर सकता है। सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से सद्गुणों का विकास होता है। इसीलिए स्वाध्याय की प्रवृत्ति का तथा पुस्तकों के संबंध में सुरुचि संपन्नता का विकास बचपन से ही करने के प्रयत्न जरूरी हैं। साहित्य के द्वारा ही मनुष्य में वैचारिक क्षमता विकसित होती है। इसके लिए बच्चों तथा बड़ों सभी में श्रेष्ठ साहित्य के प्रति आकर्षण तथा समाज में वैसे साहित्य की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि की उभयपक्षीय व्यवस्थाएं विनिर्मित की जानी चाहिए। विचारों को उन्नत बनाने वाला साहित्य उपलब्ध रहे और उसके प्रति रुचि जागृत रहे तो प्रगति की यात्रा सुनिश्चित है। पतनकारी साहित्य से व्यक्ति और राष्ट्र की शक्ति नष्ट होती है। आज इस बात के प्रमाण चारों तरफ फैले दिखाई दे रहे हैं। विलासिता, कामुकता और अनाचार फैलाने वाले साहित्य की जो बाढ़ आई हुई है, उससे सामाजिक सामर्थ्यों का कितना विनाश हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। युवाओं का चरित्र इतनी तेजी से गिरता जा रहा है कि विचारवान लोगों के हृदय इस आशंका से कांपने लगे हैं कि कहीं सामाजिक विद्रोह की ज्वाला न भड़क उठे। आज का अश्लील साहित्य भी बहुत कुछ इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसे साहित्य से जितना ही बच सके उतना ही अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। सत् साहित्य से सद्विचार ग्रहण करते रहने की परंपरा चल पड़े तो बालकों का मानसिक उत्थान होता रहेगा और दुर्गुणों से बचते रहेंगे। आज के युग में जबकि संतजनों और सहृदय पुरुषों का नितांत अभाव है, प्रेरणाप्रद विचार प्राप्त करने के लिए साहित्य का ही आश्रय लेना पड़ेगा। किंतु यह ध्यान बना रहे कि साहित्य वही उपयोगी हो सकता है जो बालकों को ऊंचा उठा सके, हमारे अंतःकरण में प्रकाश उत्पन्न कर सके। जहाँ कोई अन्य साधन ना हो, वहाँ नियमित रूप से सद्ग्रंथों,
आत्मनिर्माण करने वाली पुस्तकों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। इससे भी मन बुरे विचारों से बचा रहता है और सद्भावनाएं उत्पन्न होती हैं। साहित्य की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए विद्वान सिसरो ने लिखा है, साहित्य का अध्ययन युवकों का पालन पोषण करता है, वृद्धों का मनोरंजन करता है, उन्नति का द्वार खोलता है, विपत्ति में धैर्य बंधाता है। घर में प्रसन्नता रखना और बाहर विनीत रखना साहित्य का ही काम है। उस सारे वाङ्मय को ऐसे साहित्य की श्रेणी में ले लेते हैं जिससे अर्थबोध के साथ भावनाओं का परिष्कार भी होता हो और प्रत्येक तथ्य की समीक्षात्मक व्याख्या भी होती हो। केवल गूढ़ शब्दों को रट लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। पढ़ना और उसे समझना, समझकर उसके सत्यासत्य पर विचार करना तथा जीवन शोधक व्यावहारिकता का अनुसरण करना, इतना कर सकें तो यह समझें कि साहित्य की आवश्यकता को हमने समझ लिया है। रामायण पढ़ने का लाभ तब है जब हम भी राम, भरत या लक्ष्मण के सदृश बनने का प्रयत्न करें। और रामायण का महत्व इसलिए है कि उससे आंतरिक मलिनताओं पर द्वंद्व उत्पन्न होता है और सदाचार की प्रेरणा मिलती है। इस तरह का तालमेल यदि बन सके तो विचार दृष्टि से शक्तिशाली बनने में कोई कठिनाई न रहेगी। बुरे संयोग से बचने के लिए और अपनी महानता जगाने के लिए विचारवान बनना जरूरी है। इसके लिए दूसरे साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी की ज्ञान साधना की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करना है तो साहित्य की शरण लेनी ही पड़ेगी। ऐसा साहित्य खोजना पड़ेगा जिससे ज्ञान संवर्धन हो और आत्मा का परिष्कार हो। साहित्य शक्ति का उद्रेक है। साहित्य के द्वारा बच्चों की प्रतिभा जगाने का कार्य अविलंब शुरू कर देना चाहिए। हर घर में न सही पर हर गांव में पाठशाला की ही तरह अच्छे पुस्तकालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ऑडियो 5 बच्चों को अच्छे संस्कार दें। हर घर में न सही पर हर गांव में पाठशाला की ही तरह अच्छे पुस्तकालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुसंख्यक पुस्तकों वाले पुस्तकालय नहीं, थोड़ी चुनी हुई अध्यात्म और सुव्यवस्थित जीवन की प्रखर प्रेरणा देने वाली पुस्तकों से संपन्न पुस्तकालय इस समस्या का हल कर सकते हैं। नालंदा और तक्षशिला के विशाल पुस्तकालय पुस्तकों की संख्या के लिए ही नहीं विख्यात थे, वरन उनमें ऊर्ध्वगामी जीवन की दिशाएं देने वाले साहित्य का बाहुल्य था। जो कहीं नहीं मिलता था उसे ढूंढने के लिए चीन, जापान, जर्मन और अमेरिका तक से लोग यहाँ आते थे। अब हमें ऐसे पुस्तकालयों की रचना गांव-गांव करनी पड़ेगी जो आकार में भले ही छोटे हों पर बच्चे उसमें रखी हुई पुस्तकों में अपने व्यावहारिक, आध्यात्मिक और तात्विक जीवन के समाधान ढूंढने आएं और मानसिक उत्तेजना नहीं, सुस्पष्ट कल्पना लेकर लौटें कि हमारा आहार इस तरह का होना चाहिए, हमारी वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, दिनचर्या और जीवनचर्या इस तरह होनी चाहिए जिसमें आर्ष संस्कृति के अनुरूप तेजस्विता, शक्ति और वर्चस्व का विकास किया जा सके। इन पुस्तकालयों में मनुष्य की आकांक्षाओं और जिज्ञासाओं को लौकिक व्यवस्था के साथ पारलौकिक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने वाला साहित्य उपलब्ध कराया जा सके तो इस देश को धर्म और संस्कृति के पूर्व ढांचे पर ढालना संभव हो जाएगा। युग निर्माण योजना के अंतर्गत ऐसे पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है। उसके आधार पर गांव-गांव छोटे-छोटे पुस्तकालय स्थापित होने चाहिए जो मनुष्यों के विचार, जीवन और क्रियाकलापों को ऊंचा उठाने में सहायक हों। ऐसी पुस्तकें भी यहाँ भारी मात्रा में तैयार की गई हैं, की जा रही हैं। अन्यत्र भी यह प्रयत्न हो रहे हैं। उन सब को इकट्ठा कर गांव-गांव सच्चे देवालय के रूप में पुस्तकालय खुलें, तभी अपनी स्वयं की और भावी पीढ़ी की मानसिक क्षुधा तृप्त हो सकेगी और मानसिक पोषण के द्वारा व्यक्तित्व विकास होता रह सकेगा। विकसित व्यक्तित्व ही प्रगति में समर्थ होता है। पढ़ाई के लिए घर से प्रोत्साहन मिले। व्यक्तित्व का निर्बल होना व प्रभावहीन होना स्वयं के लिए व समाज के लिए घातक है।
क्योंकि निर्बल व्यक्ति न स्वयं कुछ करने में समर्थ है और न समाज में कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। निर्बल और प्रभावहीन व्यक्ति सदा कुटिल और स्वार्थी लोगों का शिकार होता है। इस निर्बलता और प्रभावहीनता का क्या कारण हो सकता है? यदि मनुष्य में अज्ञान है तो उसे समाज में निर्बल और प्रभावहीन बनकर रहना पड़ेगा। इस अज्ञान के पीछे अशिक्षा है। मनुष्य अशिक्षा के कारण संसार के क्रियाकलापों से अपरिचित रहता है। ऐसा व्यक्ति न अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है और न दूसरे को समझ सकता है। वह महान पुरुषों के विचारों और अनुभवों का लाभ लेकर न अपना जीवन निर्माण कर सकता है और न दूसरों को उनका लाभ दे सकता है। कहना चाहिए, जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो मनुष्य को शिक्षित होना चाहिए। ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से लोग शिक्षित तो हैं और उन्होंने ऊंची ऊंची उपाधियां प्राप्त कर ली हैं, लेकिन वह सामाजिक जीवन में कूद पड़ने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं। साहस के अभाव में वह समाज से दूर दूर रहते हुए एकाकी जीवन व्यतीत करता है। इसका परिणाम होता है कि उसकी शिक्षा का लाभ न तो स्वयं को मिला और न समाज को उसका लाभ दे सका। संसार में क्या क्या सामयिक परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे वह पूर्णतः अपरिचित रहता है। इस कारण वर्तमान में उसे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, इसका निर्णय नहीं ले पाता है। शिक्षित होते हुए मनुष्य अपने समीपवर्ती जीवन से अपरिचित बना रहे तो उसे शिक्षित कैसे कहें? क्यों न अज्ञानी ही माने। यदि ज्ञान का विकास करते रहना है तो शिक्षित होने के साथ साथ सांसारिक गतिविधियों से जूझते रहना चाहिए। इस शिक्षा का शुभारंभ बचपन से होता है। 5-6 वर्ष की आयु से बच्चा जब शिक्षा आरंभ करता है तब उसमें निजी समझ का अभाव रहता है। इसी कारण वह स्वयं प्रेरित होकर शिक्षण नहीं लेता है। यदि जबरन पढ़ने हेतु उसे बिठाया भी गया तो वह उसमें रुचि नहीं लेता है, बल्कि वह इसके स्थान पर अपने सहज स्वभाववश खेल खेलना पसंद करता है, क्योंकि पढ़ाई उसके लिए सर्वथा नई बात है। यदि जबरन पढ़ने हेतु उसे बिठाया भी गया तो वह उसमें रुचि नहीं लेता है, बल्कि वह इसके स्थान पर अपने सहज स्वभाववश खेल खेलना पसंद करता है बल्कि वह इसके स्थान पर अपने सहज स्वभाववश खेल खेलना पसंद करता है, क्योंकि पढ़ाई उसके लिए सर्वथा नई बात है। लेकिन धीरे धीरे अध्यापक और अभिभावक के परिश्रम से बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे अध्यापक और अभिभावक के परिश्रम से बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगता है। इस काल में दोनों सतर्कता पूर्वक बालक की पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं, तब कहीं बालक पढ़ाई की चाल पकड़ पाता है। इस काल में दोनों सतर्कता पूर्वक बालक की पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं, तब कहीं बालक पढ़ाई की चाल पकड़ पाता है। ऑडियो 6 बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चों के लिए यदि अच्छा साहित्य उपलब्ध कराया जाए और उनमें पढ़ने की आदत डाली जाए तो वैसी बहुत सी उद्दंडताएं जिन्हें वह खाली समय का कोई उपयोग न सूझ पाने के कारण करता है, अपने आप कम होने लगती है। कहा जा चुका है कि बच्चों का स्वभाव कौतुक प्रिय होता है। नई नई बातें देखने, नए काम करने और नई नई बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह अपने ढंग से, अपनी समझ सामर्थ्य से प्रयास करते हैं। उनकी समझ तो विकसित होती नहीं, इसलिए वे प्रयास भी ऊटपटांग हो जाते हैं और नाम उसे उद्दंडता का मिल जाता है। पढ़ने की आदत, स्वस्थ और दिशा देने वाले बाल साहित्य में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना, उनके लिए नई नई बातों की जानकारी देने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को भी संस्कारित करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उनके लिए कहानियों की पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की सरल भाषा में जानकारी देने वाली सचित्र पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनके लिए कहानियों की पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की सरल भाषा में जानकारी देने वाली सचित्र पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह बात सही है कि बाल साहित्य के नाम पर बाजारू साहित्य से ही दुकानें भरी पड़ी हैं, परंतु अच्छी पुस्तकों का भी अभाव नहीं है। बाजार में जिस ब्रांड का चलन अधिक होता है वह ब्रांड बाजार में छा जाता है और दूसरे अन्य ब्रांड छिप जाते हैं। वही बात प्रचलित साहित्य के बारे में भी लागू होती है। यदि इसकी उपेक्षा कर अच्छे बाल साहित्य को अपनाया जाए
तो उसकी भी कमी नहीं रहेगी। आवश्यकता इतनी भर है कि बच्चों के लिए इसकी उपयोगिता अनुभव की जाए और इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास किए जाएं। आवश्यकता इतनी भर है कि बच्चों के लिए इसकी उपयोगिता अनुभव की जाए और इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास किए जाएं। बच्चों के निर्माण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके लिए कोई निर्माण करने वाली संस्थाएं खोली जाएं या उन्हें समय समय पर एक जगह इकट्ठा करके किसी सामान की तरह उनका निर्माण किया जाए। बच्चों के निर्माण की जो संस्थाएं हैं उनका लाभ तो उठाया ही जाना चाहिए, किंतु उन पर सर्वथा निर्भर नहीं रहना चाहिए। बच्चों का सबसे स्थायी और प्रभावपूर्ण निर्माण घर पर अभिभावकों के द्वारा ही हो सकता है। बच्चों को प्रारंभ से ही एक ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिससे उनमें उदार भावनाओं का विकास हो। उनको भाई बहनों से समता का व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। जिन घरों में अनेक बच्चे होते हैं वहां बहुधा देखा जाता है कि कोई एक बच्चा माता पिता का अधिक प्यारा होता है, उसको अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विशेषता दी जाती है। यह व्यवहार उचित नहीं है। इससे अन्य बच्चों में असमानता का भाव जगता है और वे आपस में एक दूसरे से असमानतापूर्ण व्यवहार करना सीख जाते हैं। बच्चों से धीरे धीरे क्रम से ऐसे काम लेने और सौंपने चाहिए जिससे वे करते समय अपने अंदर एक उत्तरदायित्व अनुभव करें। इन कामों में से एक काम घर का हिसाब रखना भी हो सकता है। किन्हीं मित्रों अथवा संबंधियों को प्रीति भोज अथवा खाने के समय उन्हें भोजन परोसने में मदद करना आदि। अधिकतर लोग करते यह हैं कि इस तरह के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों और अवसरों पर बच्चों को अधिक से अधिक दूर रखते हैं, जबकि उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें यथासंभव इन कामों में शामिल करना चाहिए। उनको रहन सहन, ओढ़ने पहनने और उठने बैठने का एक सलीका सिखाना चाहिए जिससे उनमें अस्त व्यस्तता अथवा लापरवाही का विकार पैदा न होने पाए। शिष्टाचार और मिलनसारियत सिखाने के लिए संबंधियों और मित्रों के यहाँ जाते समय यथासंभव उन्हें साथ ले जाना चाहिए। इससे उनमें परिचय की जिज्ञासा का जन्म होगा और उनके परिचय का क्षेत्र बढ़ेगा। यह ऐसी कुछ बातें हैं जिनका संबंध घर के लोगों के बीच व्यवहार से है। बच्चों को बाहर व्यवहार में आने वाली कुछ छोटी मोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे वह अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बाहर अपने से बड़ी आयु वालों के साथ कैसे पेश आता है, वह कहाँ किन किन बातों में दूसरों से दबता है और कहाँ किन किन बातों में दूसरों को दबाने का प्रयत्न करता है। यदि बच्चों संबंधी ऐसी बातों का पता लगे तो उनमें तत्काल आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाह्य व्यवहारों में एक संतुलन पैदा किया जाना चाहिए। बच्चों में सामाजिकता और पारस्परिक स्नेह भाव उत्पन्न करने के लिए कभी कभी पर्व आदि पर उसे अवसर दिया जाना चाहिए कि वह अपने साथियों को अपने घर चाय पानी करने या भोजन करने के लिए आमंत्रित करें। इससे उनमें आपस में स्नेह और विश्वास बढ़ेगा और अभिभावकों को उसके साथियों को पहचानने का अवसर मिलेगा। अधिकतर अभिभावक बच्चों पर चारों ओर से एक घेरा डाले रहते हैं जिससे उनका व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। उनको अच्छी बुरी संगत पर ध्यान रखते हुए उन्हें अपने अनुरूप समाज में खुलने मिलने और एक दूसरे को जानने समझने में बाधा न दी जानी चाहिए। कुछ ऐसी आवश्यक बातें भी हैं जो दूसरों के बच्चों के साथ व्यवहार में लाई जानी चाहिए। उनमें से सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे के समान समझना और उससे प्यार करना चाहिए। कोई भी बच्चा किसी अभिभावक के सामने आकर यह न अनुभव करे कि वह किसी गैर के सामने खड़ा है। उसे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि वह अपने माता पिता अथवा सगे संबंधियों के सामने है। किसी भी बच्चे को कोई गलती या बुरा काम करते देखें तो उसे ठीक उसी प्रकार सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए जैसे अपने बच्चे को। इस प्रकार क्या अपना और क्या पराया, हर समय हर बच्चे का नव निर्माण ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों की आने वाली नागरिक पीढ़ी कुछ सुधर कर आ सके।